क्या डॉक्टर सच में गॉड होता है? ये कहानी देखने के बाद शायद आप इस सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं। एक आम आदमी जब डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करता और डॉक्टर बनता, उससे पहले एक शपथ लेना पड़ती जिसे हिप्पोक्रेटिक ओथ कहते हैं, यानी हमेशा सच का साथ देंगे, हर जिंदगी को कीमती मानकर उसका आदर करेंगे, अपने पेशेंट को अपने आप से भी अहम मानेंगे। ये कस्में खाना बहुत आसान है, लेकिन एक डॉक्टर के लिए इन कस्मों को निभाना कितना मुश्किल हो सकता है। कहानी शुरू होती है मुंबई की प्रसिद्ध शेखावत जनरल हॉस्पिटल से, जहां देश के प्रसिद्ध जनरल सर्जन डॉक्टर अस्थाना होते हैं, जिन्हें लोग गॉड ऑफ सर्जरी कहते हैं। और उन्हीं से सर्जरी सीखने के लिए डॉक्टर रोमेश शेखावत हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था। तभी यहाँ एक एक्सीडेंटल और काफ़ी सीरियस पेशेंट लक्ष्मण गगल को लाया जाता है, जो देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और इसीलिए हॉस्पिटल के आसपास बहुत सारे मीडिया के लोग आ जाते हैं। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अस्थाना रोमेश को पेशेंट के हार्ट में इंजेक्शन लगाने को कहते, लेकिन रोमेश ये नहीं कर पाता, उसके हाथ कांपने लगते हैं, जिससे डॉक्टर अस्थाना उससे नाराज़ हो जाता कि वो एक इंजेक्शन नहीं लगा पाया। गगल का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता और उसकी जान बच जाती, और इस सफल ऑपरेशन के बाद शेखावत हॉस्पिटल और डॉक्टर अस्थाना का नाम और ऊंचाइयां छूने लगता है। एक रात 12-13 साल का बच्चा जिसका नाम अंकुर है, उसकी मदर नंदिता अरोड़ा इसी हॉस्पिटल में उसे लाती है। दरअसल उसके पेट में दर्द हो रहा था। प्रारंभिक जांच में पता चलता है कि उस बच्चे को अपेंडिक्स है, और इसीलिए डॉक्टर रोमेश उसे एडमिट कर लेता है। जब डॉक्टर अस्थाना पेशेंट चेक करने आते तो रोमेश के एडमिट करने के निर्णय को सही बताते। वो नंदिता से कहता इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आज ओटी खाली नहीं होने पर अगली सुबह ही ऑपरेशन हो पाएगा। तभी रोमेश बताता कि ओटी खाली है। इस पर डॉक्टर अस्थाना कहते कि ओटी अभी खाली नहीं है, ऑपरेशन कल सुबह ही होगा। एडमिट रूम के बाहर होने पर डॉक्टर अस्थाना रोमेश से कहते अगली बार पेशेंट के सामने मेरी बात काटने की ज़रूरत नहीं करना। मुझे मालूम है कि ओटी खाली नहीं है, लेकिन मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया कि ओटी खाली नहीं है। साथ में ये भी बताते कि ये हॉस्पिटल पैसों से चलता है, लोगों की भलाई से नहीं। यहाँ जो मॉडर्न मशीनें, दवाएं, स्टाफ, इन सब में पैसा लगता है। एक कामयाब डॉक्टर बनना है तो ये प्रोफेशन के साथ साथ एक बिजनेस भी है। इसके बाद अस्थाना चले जाता है। रात में इस बच्चे का सीटी स्कैन किया जाता है। इस टेस्ट के दौरान अंकुर डॉक्टर रोमेश से भावुक बातें करता है। वो बताता है कि मेरी माँ मुझे बच्चा समझती है, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं सब समझता हूँ कि मेरे पापा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मेरी माँ पहले से ही सैड रहती, और अब मेरे लिए आप मुझे जल्दी से ठीक कर देंगे तो मैं माँ को कभी सैड नहीं होने दूंगा। मैं उनके लिए बहुत पैसे कमाऊंगा। अगली सुबह अंकुर उसकी माँ से कुछ खाने को मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है, क्योंकि कुछ ही घंटों के बाद उसका ऑपरेशन होना था। तभी रोजिना नाम की सिस्टर आती और नंदिता को ऑपरेशन में लगने वाली दवाइयाँ लेने भेजती है। जब नंदिता दवाइयाँ लेने गई होती उस समय अंकुर अकेला होता है, और इस समय वो कुछ बिस्किट खा लेता है, और ये बात उसकी माँ को नहीं बताता। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। ऑपरेशन से पहले रोजिना उससे पूछती है कि उसने कुछ खाया तो नहीं। उस समय तो वो मना कर देता, लेकिन जब रोजिना वापस जाने लगती तब अंकुर कहता है कि उसने 4-5 बिस्किट खा लिए हैं, मॉम को मत बताना। बहुत जल्द रोजिना डॉक्टर अस्थाना को बताती है कि जिस पेशेंट का ऑपरेशन होना है उसने कुछ बिस्किट खा लिए हैं। डॉक्टर इतना व्यस्त होता है कि ऑपरेशन पोस्टपोन नहीं कर सकता। वो रोजिना से कहता है राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करके स्टमक क्लियर किया जा सकता है, अब आप जाइए। इसके बाद रोजिना अंकुर की मदर से कागजी फॉर्मेलिटी पूरा करा लेती है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर अस्थाना को याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है, लेकिन क्या भूल रहा है वो याद नहीं, और अब अंकुर का ऑपरेशन बिना स्टमक क्लियर किए कर दिया जाता है। इस दौरान डॉक्टर रोमेश को ओटी में नहीं आने दिया गया, क्योंकि पिछली बार वो एक इंजेक्शन नहीं लगा पाया। कुछ ही देर में अंकुर को होश आता और वो उल्टी करना शुरू कर देता है। ओटी में मौजूद डॉक्टर आहार नली क्लियर करने लगते हैं और डॉक्टर अस्थाना को बुलाया जाता है। अब उसे याद आता है कि नर्स रोजिना ने बताया था कि पेशेंट ने कुछ खा लिया था, और इस दौरान उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरने लगता है। डॉक्टर बहुत कोशिश करते, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और फाइनली अंकुर कोमा में चले जाता है। डॉक्टर अस्थाना इसमें खुद को जिम्मेदार मानता। वो कहता ज़िंदगी में पहली बार मुझसे गलती हुई है। ऑपरेशन से पहले मुझे राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करना था, लेकिन भूलवश नहीं कर पाया। अब वो ओटी में मौजूद सभी डॉक्टर से कहता है कि हम सब डॉक्टर हैं और डॉक्टर एक दूसरे का साथ देते हैं। गलती सिर्फ मेरी ही नहीं है, आपने भी चेक करना था। हाँ, लेकिन अब जो भी हुआ ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑपरेशन में शामिल डॉक्टर कहता है यदि हमसे कोई पूछेगा बच्चा कोमा में कैसे गया, उसे वेंटिलेटर पर क्यों रखा, तो क्या जवाब देंगे? डॉक्टर अस्थाना कहते बोल देंगे लंग्स कोलैप्स हो गए, तो वेंटिलेटर पर रख दिया, फिर भी कोमा में चला गया। हम बोल सकते क्योंकि हम डॉक्टर हैं। आगे कहता है ये आप लोगों को तय करना है कि आप मेरे साथ हैं या मेरे खिलाफ। यदि तुम मेरे साथ नहीं तो मेरे खिलाफ हो, और उसके बाद तुम्हारी डिग्री एक्सपीरियंस से कोई काम नहीं आएगा। और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ,
वैसे यहाँ मौजूद डॉक्टर रिया भी इंटर्नशिप में थी, जो रोमेश की लिविंग पार्टनर है, और इसके बाद सभी ओटी से बाहर चले जाते सिवाय डॉक्टर रिया और अस्थाना के। डॉक्टर अस्थाना रिया को कहती ये तुम्हारा काम है कि उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करोगी। जब रिया अंकुर की मदर को इस बारे में बताती तो वो बहुत टूट जाती। दरअसल अंकुर की मदर एक सिंगल मदर है। कुछ साल पहले उसके हस्बैंड की भी मौत हो चुकी थी। अंकुर के अलावा और कोई नहीं था उसका। इधर रिया को सैड देखकर रोमेश उसका कारण पूछता तो वो कुछ बोल नहीं पाती, इसलिए वो अंकुर के पास जाता, लेकिन वो आईसीयू में है और यहाँ उसे पता चलता है कि वह कोमा में है। उसकी माँ नंदिता की मानसिक हालत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर रोमेश को ये देखा नहीं जा रहा था और वो जानना चाहता आखिर अंकुर के साथ ऐसा कैसे हो गया। इधर डॉक्टर अस्थाना भी इस गलती से बहुत टेंशन में होता है, लेकिन सच्चाई को छुपाना चाहता और इसीलिए नर्स रोजिना को अपने चैम्बर में बुलाता और उससे कहता है कि तुमने उसकी फाइल में ये क्यों लिखा कि ऑपरेशन से पहले अंकुर ने कुछ खाया था। रोजिना कहती मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। डॉक्टर अस्थाना कहता मैं जानता हूँ, लेकिन अब टाइम स्पेंड बदलना पड़ेगा। मैं राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करना भूल गया और वो बच्चा कोमा में है। इस हॉस्पिटल की इज्जत को बरकरार रखना मेरा काम है और मैं वही कर रहा हूँ। वो रोजिना को कुछ पैसे देकर कहता तुम अपने गांव शहर जहाँ से आई हो वहाँ चले जाओ, यहाँ कोई इंक्वायरी होगी तो मैं संभाल लूँगा। इधर डॉक्टर रोमेश अंकुर को दी जा रही दवाइयों को नोट करता है, जिससे उसे शक हो जाता है कि अंकुर को ऑपरेशन के बाद जरूर उल्टी हुई होगी। इसके बाद वो रोजिना को ढूंढता, लेकिन वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती तो उसके घर जाता, लेकिन यहाँ भी ताला लगा था। इसके बाद रोमेश अपने क्वार्टर्स पर जाता है। यहाँ उनकी पार्टनर डॉक्टर रिया मिलती है। वो रिया से ओटी में हुई घटना के बारे में पूछता, लेकिन वो सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है यदि रोमेश को सच्चाई बता दी तो वो सबको बता देगा और इसके बाद उनका मेडिकल करियर खत्म हो जाएगा। बहुत पूछने पर भी रिया एक ही जवाब देती कि उसके लंग्स कोलैप्स हो गए थे। रोमेश कहता तुम दुनिया को जो बता रही वो नहीं, वास्तव में वहाँ क्या हुआ था वो बताओ। लेकिन रिया का एक ही जवाब, लंग्स कोलैप्स। इस पर रोमेश कहता है यदि उसके लंग्स कोलैप्स हुआ था तो फिर ब्रोंकोस्कोपी क्यों नहीं एडवाइज की, उसे सीधा एंटीबायोटिक पर क्यों डाला गया। मैं जानता हूँ कि उसने ऑपरेशन के बाद उल्टी की होगी। वो रिया से सच सुनना चाहता, लेकिन वो अपना जवाब नहीं बदलती। रोमेश कहता तुम झूठ बोल रही और हॉस्पिटल को बचाने की कोशिश कर रही हो। हम लोगों की जान बचाने के लिए बने, ना कि हॉस्पिटल का धंधा चलाने के लिए। हमारा काम लोगों की तकलीफ दूर करना, ना कि उनकी तकलीफ की वजह बनना। रिया खुद को कमरे में बंद कर लेती, लेकिन सच नहीं बताती। अगले दिन फिर से अंकुर का चेकअप किया जाता है। डॉक्टर बहुत कोशिश करते, लेकिन अंकुर सांस नहीं ले पाता और उसकी डेथ हो जाती। एक सिंगल मदर के लिए ये दर्द असहनीय था, ऐसा दुख कि उसे रोया भी नहीं जा रहा था। एक शाम रोमेश डॉक्टर अस्थाना से मिलकर अंकुर की मौत का कारण पूछता है। डॉक्टर अस्थाना कहता तुमने डेथ सर्टिफिकेट नहीं देखा, तुम एक रेपुटेटेड डॉक्टर की इंस्टॉल कर रहे हो। वो रोमेश को धमकाते हुए कहता यदि मैंने सीरियस ले लिया तो तुम दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप नहीं कर पाओगे। रोमेश कहता मुझे मंजूर है, लेकिन उसकी माँ के सामने एक बार सच कह दो कि वो बीमारी से नहीं, आपकी लापरवाही से मरा। डॉक्टर अस्थाना कहता जान बचाने की इस पैसे में हमेशा जान नहीं बचती, ये हकीकत है। ये सच स्वीकार कर लो तो अच्छा है, मेडिकल प्रोफेशन में ऐसा होता रहता है। और अस्थाना वहाँ से चले जाता है। उसी शाम रिया के पापा रोमेश से मिलने आए थे। वो उन दोनों के करियर और सेटल होने के बारे में बात करता, लेकिन रोमेश कोई जवाब नहीं देता। वो अंकुर के अलावा कुछ सोच नहीं पा रहा था और बिना उनसे बात किए वहाँ से चले जाता है। रिया घर पहुँचती और रोमेश को अपने पापा के इंस्टॉल पर बहुत नाराज़ होती। रोमेश कहता हम अपने आने वाले कल का प्लान बना रहे, लेकिन वहाँ एक माँ अपने बेटे की मौत का मातम मना रही। रिया कहती तो क्या हम भी उसके साथ मातम मनाएं। रोमेश कहता हमें सिर्फ उसकी माँ को सच बताना है। रिया कहती हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल और डॉक्टर अस्थाना सबके खिलाफ जाऊँगी तो बर्बाद हो जाएंगे हम दोनों। अगर मैं सच बताऊँगी तो मुझे कोर्ट जाना पड़ सकता है, जेल भी हो सकती है। तुम देख ही नहीं रहे कि जाने अनजाने में मेरे खिलाफ हो रहे हो। मैं उस हादसे के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ और नहीं मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद होने दूंगी। रोमेश कहता तुम सिर्फ एक ही बात का जवाब दो, मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ। ना चाहकर भी रिया कहती हाँ मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। अब रोमेश एक चिट्ठी लेकर नंदिता के घर जाता, जिसमें लिखा था अंकुर अब इस दुनिया में वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन हॉस्पिटल ने जो तुमसे कहा वो सच नहीं और सच जानना तुम्हारा अधिकार है। नंदिता एडवोकेट काजोरी के पास जाती और केस फाइल कर ये केस लड़ने को कहती। इस केस के गवाह डॉक्टर रोमेश बनते हैं और अब ये केस फाइल हो जाता है। एक सुबह डॉक्टर अस्थाना को फ़ोन पर बताया जाता है कि अंकुर की मदर ने उसके खिलाफ केस किया है और अब पूरे हॉस्पिटल और मीडिया में हड़कंप मच जाता है। हॉस्पिटल की ओर से एडवोकेट राजीव मलानी होते हैं। वो रिया को बुलाकर पूछते हैं क्या तुमने ओटी में डॉक्टर की टीम के अलावा किसी और को इस बारे में बताया। रिया कुछ नहीं बोल पाती। जब उस पर दबाव बनाते तो वो सच बता देती और आज शाम रोमेश रिया के रूम से अलग हो जाता है। रिया रोमेश को बता देती कि उसने हॉस्पिटल प्रशासन को सच बता दिया। उसके बाद रोमेश हॉस्पिटल में अस्थाना के चैम्बर में जाकर अपना रेजिग्नेशन सौंप देता।
अस्थाना रोमेश से कहता, बेवकूफ़ी और बहादुरी का नायब नमूना हो तुम डॉक्टर रोमेश। इस पर रोमेश कहता, हाँ लेकिन मगरूर और लापरवाही से तो बेहतर हूँ। अस्थाना कहता, दूसरों पर उंगली उठाना बहुत आसान है। उस दिन लक्ष्मण गगल के ऑपरेशन के दौरान एक इंजेक्शन तो लगा नहीं पाए, लापरवाही की बात करते हो। रोमेश कहता, हाँ मैंने गलती की और उसकी सज़ा भी मिली कि उसके बाद आपने मुझे कभी ओटी में नहीं आने दिया, लेकिन अब बारी आपकी है। अस्थाना कहता, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रोमेश कहता, मेरा करियर शुरू ही नहीं हुआ तो ख़त्म क्या करोगे आप? मेरे पास खोने को कुछ नहीं और आपके पास बहुत कुछ। और अब ये केस कोर्ट में जाता है। एडवोकेट काजोरी अपनी दलील में कहती, अंकुर के अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत होना डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि अंकुर ने ऑपरेशन से पहले कुछ बिस्किट खा लिए थे और ये बात डॉक्टर अस्थाना जानते थे। डॉक्टर राइल्स ट्यूब का इस्तेमाल करके पेशेंट का पेट खाली करना भूल गए, जिससे अंकुर के पेट में भरे बिस्किट जहर बनकर उसके लंग्स में फैल गए और वो कोमा में चला गया और उसके 2 दिन बाद वो डेथ हो गया। डॉक्टर और हॉस्पिटल अंकुर के हत्यारे हैं, साथ ही ये सच छुपाने का अपराध भी किया है। हॉस्पिटल के एडवोकेट राजू मलानी कहते हैं, उस दिन ऑपरेशन के दौरान अंकुर के लंग्स कोलेप्स यानी फेफड़े बेकार हो गए थे। मेडिकल टर्म में इसे न्यूमोथोरेक्स कहा जाता है। ऐसी हालत में पेशेंट सांस नहीं ले पाता, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और पेशेंट कोमा में चले जाता। और सेम अंकुर के साथ भी यही हुआ था। डॉक्टर को गाली देना, हॉस्पिटल को बदनाम करना, उन्हें ब्लैकमेल करना बहुत आसान है। इनफैक्ट ये केस ब्लैकमेल का है और हम इसके आगे क्यों झुकें। अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों लॉयर एक दूसरे से मिल लिए होते हैं और इस केस को लंबा खींचने का प्लान बनाते हैं ताकि शेखावत हॉस्पिटल के इस केस से एडवोकेट को काफ़ी मोटी रकम मिल सके। हालांकि एडवोकेट मलानी काजोरी के साथ एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर में होता है। अगले दिन सुनवाई के दौरान काजोरी कटघरे में भार्गव नाम के शख्स को बुलाती, जो एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है और वो अपने इस तजुर्बे को कई बार कोर्ट केस में इस्तेमाल कर चुके हैं। एडवोकेट काजोरी उसे अंकुर की हॉस्पिटल वाली फाइल बताती जिसमें ऑपरेशन का टाइम लिखा रहता है। चूँकि अंकुर का ऑपरेशन दोपहर के 1 बजे हुआ था, लेकिन इस फाइल में ऑपरेशन का टाइम 9 लिखा हुआ था। हेड राइटिंग एक्सपर्ट ये क्लियर कर देता है कि इस फाइल में जो 9 लिखा हुआ है वास्तव में वो 1 है और 2 अलग अलग लोगों द्वारा इस 1 को 9 में बदला गया। काजोरी अपने प्लान के मुताबिक तर्क देती है कि इस 1 को कोई भी 9 बना सकता है, यानी वो सीधे सीधे अस्थाना को ब्लेम नहीं करती क्योंकि वो इस केस को अधिक समय तक खींचना चाहती और आज भी जज कोई फैसला नहीं सुना पाता। लेकिन रोमेश को काजोरी का तर्क सस्पेंस में डाल देता और इसलिए वो रात में काजोरी का पीछा करता, जहां काजोरी और राजू मलानी को एक साथ देख लेता, जिससे ये पता चल जाता कि वो दोनों मिले हुए हैं। वो सच्चाई नंदिता को बताता, इसलिए रोमेश और नंदिता काजोरी के घर जाते, लेकिन यहाँ काजोरी घायल अवस्था में थी। उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता, जहाँ पता चलता है कि उसने मेफिरिस्टोन यानी आबोर्शन की गोली खा ली थी। दरअसल वो राजू मलानी से प्रेग्नेंट थी और इसीलिए शाम को उसने मलानी को इसकी जानकारी देने के लिए बुलाया था, लेकिन मलानी ने उसे गिरा देने को कहा था। इन गोलियों से एलर्जिक रिएक्शन हो गया था, लेकिन अब वो ठीक है। वो नंदिता से कहती है कि मैं इस केस को ईमानदारी से लड़ूंगी क्योंकि आज उसने एक माँ के दर्द का अनुभव किया। अगली तारीख पर नंदिता कोर्ट में बताती है कि डॉक्टर रोमेश मेरे बेटे की मौत के 3 दिन बाद मेरे घर पर आए और ये बताए कि उसकी मौत कैसे हुई। मलानी नंदिता से सवाल करता और ऑपरेशन गाइडलाइन वाला फॉर्म दिखाकर कहता, इस फॉर्म के पॉइंट नंबर 2 पर, जिस पर यह साफ लिखा है कि पेशेंट शुड बी NBM 3 to 8 आवर बिफोर ऑपरेशन, यानी इस फॉर्म में ये साफ लिखा है कि ऑपरेशन के 6 से 8 घंटे पहले पेशेंट को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन इनके बच्चे ने 1 घंटे पहले बिस्किट खा लिए थे। ये जानने के बावजूद इसने इस फॉर्म पर साइन किया कि इनके बच्चे ने कुछ नहीं खाया। ये खुद की लापरवाही का ठीकरा डॉक्टर और हॉस्पिटल पर फोड़ रही। अब काजोरी नंदिता से कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में पूछती, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट राइजा, सिफालजियम, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आदि पूछती है, लेकिन नंदिता इनका अर्थ नहीं जानती। आम बोलचाल में इन्हें सिर दर्द, हल्का बुखार, पेट दर्द आदि कहते हैं। हालांकि ये शब्द कोई भी आम इंसान नहीं जानता और इसीलिए काजोरी जज से कहती, कोई भी आम आदमी ये टर्म जानता हो जरूरी नहीं, उस डॉक्टर को जानना चाहिए जो इसका इलाज कर रहा हो। और इस बार वो सीधे डॉक्टर अस्थाना को ब्लेम करती है। कोर्ट टाइम के बाद राजू मलानी काजोरी पर दबाव बनाता। वो कहता, तुम्हें इस केस को जीतना नहीं बल्कि लंबा खींचना है। लेकिन काजोरी अब उसकी बातों में नहीं आती। सबूत इकट्ठा करने के लिए रोजिना से मिलने गोवा में उसके घर जाते। दरअसल रोजिना ही वो शख्स है जिसे अंकुर ने बताया था कि उसने बिस्किट खाए थे। एक बार तो रोजिना कुछ भी बोलने से मना कर देती, लेकिन रोमेश अंकुर की मौत के बारे में बताता तो वो कोर्ट तक आने के लिए मान जाती। अगली तारीख पर रोजिना को कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन मलानी ऑब्जेक्शन लेता है क्योंकि रोजिना का नाम विटनेस लिस्ट में नहीं होता। इसलिए कोर्ट मलानी को अतिरिक्त समय देता है।
जब काजोरी रोजीना से सवाल करती है कि ऑपरेशन से पहले अंकुर ने बिस्किट खाए थे और ये बात तुमने डॉक्टर अस्थाना को बताई थी, लेकिन रोजीना स्पष्ट मना कर देती है कि वो कुछ नहीं जानती कि अंकुर ने कुछ खाया था और अब इस केस में हारने के अलावा और कुछ नहीं था, क्योंकि अब उनके पास ये सिद्ध करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है कि अंकुर ने ऑपरेशन से पहले कुछ खाया था। लेकिन डॉक्टर रोमेश अब भी हार मानने वाला नहीं था। वो इस केस में और सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है। रात में ही काजोरी को नंदिता के घर ले जाता है। यहाँ उसे अंकुर के गले का वो धागा मिलता है जो ऑपरेशन के दौरान उसके गले में था और उस पर अंकुर की उल्टी के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। अब इसी को वो कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करेंगे, क्योंकि यदि अंकुर ने ऑपरेशन से पहले वोमिट की होती तो उसके मेडिकल रिपोर्ट में एंटीमेंटिक यानी उल्टी नहीं करने की दवाई शामिल होती, जो उसकी रिपोर्ट में नहीं है। अगर ऑपरेशन के बाद वो कोमा में था तो जरूर उसने ऑपरेशन के दौरान उल्टी की होगी। और अब काजोरी कोर्ट से 4 दिन की मोहलत लेती ताकि वो साक्ष्य को और मजबूती से पेश कर सके। इधर डॉक्टर अस्थाना, शेखावत और एडवोकेट मलानी मीटिंग करते हैं। मलानी को लगता काजोरी को जरूर कोई सबूत हाथ लगा, इसलिए वो सबूत के साथ साथ रोमेश को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इधर डॉक्टर रोमेश अंकुर के गले के धागे को लैब में टेस्ट के लिए ले जाता, साथ ही अंकुर की मां के ब्लड सैंपल भी टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट में अंकुर का वोमेटिक पार्टिकल का डीएनए और उसकी मां के ब्लड का डीएनए मैच हो जाता है। डॉक्टर रोमेश और काजोरी रात में ही लैब से रिपोर्ट लेकर आ रहे थे और वहीं से एक कार उनका पीछा करती और उन पर अटैक करती है। उनकी कार का एक्सीडेंट करा देते। वो जैसे तैसे जान बचाकर भागते, लेकिन वो रिपोर्ट अपने साथ नहीं ला पाते। सुबह रोमेश लैब से संपर्क करता है, लेकिन यहाँ भी रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिलती, क्योंकि इस लैब के डीएनए डेटा और सीसीटीवी का डेटा भी नष्ट कर दिया गया था और अब इतने कम समय में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए रोमेश एक बार फिर रिया के पास जाता और निवेदन करता है कि वो कोर्ट में सच बता दे, क्योंकि अगली तारीख पर रिया को कोर्ट में पेश होना है। रोमेश को उम्मीद थी कि रिया सच बोलेगी, लेकिन वो वहाँ भी यही कहती कि अंकुर के लंग्स कोलैप्स हुए थे और अब जज इस केस को डिसमिस कर देते, क्योंकि अब काजोरी के पास कोई और सबूत नहीं होते कि वो ये साबित कर पाए कि अंकुर की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई। इसी शाम रिया डॉक्टर अस्थाना के चैम्बर में जाती, लेकिन कोई इनाम लेने नहीं बल्कि इस्तीफा देने। डॉक्टर अस्थाना उसे समझाते हैं कि हमने सिर्फ एक गलती की है, उसके लिए इतना बड़ा हंगामा हो गया, और गलती की भी तो क्या हुआ, क्या सिर्फ इंसान ही गलती करता है, भगवान गलती नहीं करता? फिर भी हम उसके सामने माथा टेकते हैं। इस पर रिया कहती, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। डॉक्टर अस्थाना बहुत गुस्सा हो जाता और रिया को झल्ला कर कहता कि हाँ, मैं गॉड हूँ। मैंने हजारों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला, जिनको तुम्हारा भगवान अपने पास बुला रहा था। मुझ में भी उतनी शक्ति है जितनी उसमें है। गलती की सज़ा यदि मुझे मिलना चाहिए तो उसे क्यों बख्शते हो? मैं तो सिर्फ एक ट्यूब का इस्तेमाल करना भूल गया था, चंद बिस्किट पेट से निकालना भूल गया था, तो मैं गुनहगार हूँ। और वो जो लाखों बच्चों को पैदा करने से पहले मार देता और पैदा करता है तो अपाहिज, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कोई हिसाब नहीं उसका। तुम्हारा भगवान जब लोगों को तकलीफ देता है, बीमारी से पीड़ित करता है, तो लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनकी तकलीफ दूर करता हूँ, तो वो भगवान और मैं डॉक्टर। हजारों गुनाहों के बावजूद यदि वो गुनहगार नहीं तो मैं एक गलती से गुनहगार क्यों? मैं भी भगवान हूँ। डॉक्टर रिया ये कहकर चले जाती कि आप भले अपने आप को भगवान मानते हो, लेकिन मुझसे तो अभी इंसान भी नहीं बना जा रहा। जब डॉक्टर अस्थाना हॉस्पिटल से बाहर आ रहे होते तभी पुलिस गिरफ्तारी वारंट लेकर आ जाती और वो डॉक्टर अस्थाना को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल जब अस्थाना डॉक्टर रिया के सामने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि अंकुर की मौत उसकी गलती के कारण हुई, उसी समय रिया ने अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा था और वो वायरल कर देती है। बहुत जल्द ये वीडियो न्यूज़ चैनल पर प्रसारित हो जाती है और सबको सच्चाई पता चल जाती है। अब कोर्ट में डॉक्टर रिया पर 20,000 का जुर्माना अदा करने को कहा जाता है, क्योंकि अदालत में उसने सबके सामने गीता पर हाथ रखकर झूठ बोला था, चूँकि ये उसका सच्चाई सबके सामने लाने का तरीका था। शेखावत हॉस्पिटल इसमें दोषी पाई जाती, इसलिए कोर्ट अंकुर की मां को 10 करोड़ का मुआवजा 15 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश देता है और डॉक्टर अस्थाना को अंकुर अरोड़ा की मौत का दोषी पाते हुए आईपीसी की धारा 304 के तहत 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। आईपीसी की धारा 304 में गैर इरादतन हत्या यानी हत्या करने का कोई इरादा नहीं, लेकिन अनजाने में हत्या हो जाने पर इस सज़ा का प्रावधान है और यहीं पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये फिल्म 8 साल के अंकुर नाम के बच्चे की रियल कहानी है, जिसे अपेंडिक्स बीमारी के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई थी। 14 जून 2013 को रिलीज हुई इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.7 रही। इसका कुल बजट 7.5 करोड़ और कुल कमाई 10 करोड़ रही। यह सेमी हिट फिल्म रही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।